हेलो क्लास 10, आज पढ़ेंगे अपना चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड क्या होते हैं? जब हम टेस्ट करते हैं अगर एसिड्स को तो वो खट्टे लगते हैं, जबकि बेसिस कैसे लगते हैं? कड़वे लगते हैं। एसिड और बेसिस में बेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सोपी सोपी से होते हैं। अगर उनको हम टच करें तो उनका फील कैसा आता है? सोपी आता है। और अगर हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएं तो वो क्या हो जाता है? तो बनता है हमारा सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सॉल्ट कब बनता है? जब हम इन एसिड को और बेस को रिएक्ट करा देते हैं तो ये बनता है सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? हमारे एसिड और बेस के इफेक्ट को खत्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पेट में ओवर ईटिंग करने की वजह से एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या खाते हैं? जेलुसिल की गोली खा लेते हैं, एंटासिड ले लेते हैं, है ना? या फिर बेकिंग सोडा सोल्यूशन भी ले सकते हैं, जिससे क्या होगा? एसिड का असर खत्म हो जाएगा, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर हर टाइम जो हम एसिड और बेस को टेस्ट नहीं कर सकते, ये केमिकल्स भी होते हैं कुछ, ठीक है, तो उनको टेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर टेस्ट करेंगे तो हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास होते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जो होते हैं अपना कलर चेंज करके या स्मेल चेंज करके हमें बता देते हैं वो चीज एसिड है या बेस है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचुरली ऑब्टेन किए जा सकते हैं, जैसे लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज लीफ हो गई, फ्लावर्स के पेटल्स हो गए जैसे हाइड्रेंजिया, पतूनिया और जेरेनियम। ठीक है, ये टाइप के हमारे पेटल्स होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। ये जो पेटल्स होते हैं ना, इनके कलर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे इनकी सॉइल एसिडिक होती है और बेस हो जाती है तो इनके खुद से पेटल्स के कलर चेंज हो जाते हैं। ठीक, इसके अलावा दूसरे टाइप के हमारे इंडिकेटर्स हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो खुद से बनाए जाते हैं, नेचुरली नहीं मिलते। ये होते हैं हमारे मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन। ठीक है, इसके अलावा हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जिनमें हमारी स्मेल चेंज हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है ओनियन है, वनीला एसेंस है और क्लोव ऑयल है। एसिड में जब भी हम इन इंडिकेटर्स का यूज करते हैं तो एसिड में इनकी चेंज नहीं होती है स्मेल, जबकि बेस में इनकी स्मेल जो है वो डिसअपियर ही हो जाती है, स्मेल ही नहीं आती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर कुछ हमारे इंडिकेटर्स हैं जिनमें क्या कलर चेंज होता है वो देखते हैं। सबसे पहला हमारा इंडिकेटर है लिटमस। लिटमस इंडिकेटर जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? लिटन से, जो डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा होता है। ठीक, थैलोफाइटा के डिवीजन का होता है। अब देखते हैं अगर न्यूट्रल हमारा लिटमस सॉल्यूशन है तो वो कैसे कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। जब इसे एसिड में डाला जाता है तो ब्लू लिटमस, अब यहाँ पर लिटमस के टू टाइप की पेपर्स होते हैं, ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। अगर ब्लू लिटमस को एसिड में डाला जाएगा तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और अगर रेड लिटमस को एसिड बेस में डाला जाएगा तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहो कि रेड लिटमस को डाले एसिड में तो क्या होगा? कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि वो रेड ही रहेगा। और अगर बेस में अगर हम रेड लिटमस की जगह ब्लू लिटमस जाए तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर चेक करने के लिए अगर हम ब्लू लिटमस को डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और रेड कलर को डालेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा बेस में। अब देखते हैं टर्मरिक इंडिकेटर। टर्मरिक इंडिकेटर अगर क्या होता है कि कभी आपका कोई चीज, कोई तेल या कुछ गिर गया आपके कपड़ों पर, तो अगर वो टर्मरिक स्टेन है तो सोप के साथ, टर्मरिक का स्टेन है, कुछ खाते हुए गिर गया वहां पर टर्मरिक का स्टेन हो गया, तो अगर उसको सोप से रगड़ेंगे तो वो कैसे कलर का हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। मतलब वो बेस के साथ कैसा कलर चेंज करता है? रेडिश ब्राउन। अगर एसिड होगा तो उसके साथ वो कलर ही चेंज नहीं करेगा। फिनोक्सिलिन में देखते हैं, अगर एसिड के साथ फिनोक्सिलिन को चेक किया जाता है तो वो कलरलेस हो जाता है, बेस के साथ चेक किया जाता है तो वो पिंक कलर का हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज में एसिड के साथ रेड कलर हो जाता है और बेस के साथ येलो कलर हो जाता है। समझ में आया? तो अभी आगे पढ़ते हैं एसिड बेसिस के बारे में। चलो पढ़ते हैं रिएक्शन। रिएक्शन, एसिड और बेसिस का रिएक्शन मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस। जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ऐसे ही बेस के साथ मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो याद करने की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चाहे बेस के साथ रिएक्ट करो मेटल को, चाहे एसिड के साथ, दोनों में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब हाइड्रोजन गैस बनेगी
तो ये चेक कैसे किया जाएगा? चेक करने के लिए क्या करेंगे, जहां पर गैस निकल रही होगी ना ट्यूब से, वहां पर मैच स्टिक से जलाकर देखेंगे। अगर पॉप साउंड आ रही है तो वो हमारी हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए हमें मैच स्टिक जलाएंगे, तो हाइड्रोजन जो है वो बर्न करके पॉप साउंड करती है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आता है। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एसिड का एग्जाम्पल देखते हैं। जब एसिड में, एसिड हमारा सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक को रिएक्ट कराया जाता है, मेटल को रिएक्ट कराया जाता है, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही बेस के साथ NaOH को जब जिंक के साथ रिएक्ट कराया जाता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन बेस के साथ सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ जिंक और अल्युमिनियम ही रिएक्ट करते हैं विद स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ सिर्फ हमारे जिंक और अल्युमिनियम ही रिएक्ट करते हैं। जैसे NaOH और KOH हमारे दो बेस हैं, इनके साथ ही ये जिंक और अल्युमिनियम रिएक्ट करते हैं। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। जो मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। वहां पर H2 गैस बन रही थी, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये इसके एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। दो क्या एग्जांपल है, जब ये सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड। सेम ऐसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो NaCl बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड। सेम चीज बनी है ना, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को भी चेक करना है मुझे। अगर मुझे यहाँ पर H2 को चेक किया था पॉप साउंड से, अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करना है, तो इसके लिए हम लाइम वाटर टेस्ट करते हैं। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है, लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा देते हैं, तो हमारा एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और वाटर बनता है। और जो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, ये लाइम वाटर को कैसा कर देता है, मिल्की कर देता है, मिल्की मिल्की सा। ठीक, अब अगर मैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कराती जा रही हूँ, यही सेम चीज CaCO3H2O में मैंने देखो यही वाला प्रोडक्ट लिखा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पास करा दी तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, जो वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए जो वो मिल्कीनेस है डिसअपियर हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा पास कराते चले जाएंगे तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बना था, इसी में ही अगर मैं वापस और कार्बन डाइऑक्साइड पास कराती जा रही हूँ तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, जो सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में और मिल्कीनेस खत्म हो जाएगी। तो ये चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जरूर कर लें आप। अब है क्वेश्चन थर्ड टाइप का हमारा रिएक्शन, जिसमें हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं। तो आपको पता ही है, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एसिड और बेस को मिला देंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसमें हमारा एसिड और बेस का जो बिल्कुल भी अफेक्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है ना। तो और क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, ना तो वो एसिड रहता है ना ही वो बेसिक होता है। ठीक, तो यहाँ पे NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, NaCl और वाटर। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड एंड विद एसिड। मेटालिक ऑक्साइड जो है वो नेचर में बेसिक ही होते हैं, नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो यहाँ पर ये एक बेस हो गया और एक एसिड हो गया, तो कैसा रिएक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। सेम यहाँ बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा हमारा। जब हम कॉपर ऑक्साइड, एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड को जब हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया HCl के साथ तो कॉपर क्लोराइड बना और वाटर बना। अब ये जो कलर था ब्लैक कलर का, ये कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक, सेम ऐसे ही अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, अब ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब ये एसिड है और ये बेस है, तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सेम हमारा सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देखो, अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ हम रिएक्ट करते हैं, मेटल्स को एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है और सॉल्ट बनता है। अगर कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। और यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारा क्या होता है, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट में नॉन मेटालिक में हम देखते हैं कि वापस हमारी यही सेम रिएक्शन है, देखो लाइम वाटर बनी है ना। यहाँ पे ये CO2 हमारा क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, CO2 हमारा क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, और ये बेस है COH2 मतलब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ऊपर वाली रिएक्शन हमारे को याद ही है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है ना। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, जो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, जो वाटर को, लाइम वाटर को कैसा कर देता है, मिल्की, सिंपल है ना, इजी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि एसिड और बेसिस जो है वो मेटल्स के साथ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ या मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन होता है और क्या डिफरेंस होता है। तो एसिड और बेसिस जो होते हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी अगर उनको पानी में घोला जाए। एसिड और बेसिस को अगर पानी में घोला जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर पानी में ना घोला जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब उसे पानी में घोला जाता है एसिड्स को, तो वह H प्लस एक्वस आयन बनाते हैं। यहाँ पर एक्वस आयन जरूरी लिखना है, ठीक। तो और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं पानी, ठीक। खाली H प्लस आयन मत लिखना, गलत हो जाएगा। बेसिस में अगर वो बेसिस अगर वाटर में डाले जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, OH माइनस आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, जब ये H प्लस आयन, एक्वस आयन जो बनते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं वाटर में, यही जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करते हैं। अब अगर हम पानी में कोई भी एसिड डालते हैं या बेस डालते हैं तो वो कैसा रिएक्शन होता है, वो होता है एक्सोथर्मिक। क्योंकि जैसे ही हम एसिड डालेंगे या बेस डालेंगे वो एकदम से हीट रिलीज होगी, इसलिए इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर हमने HCl में वाटर डाला तो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन गैस। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे, ये सारे हमारे बेस हैं, बेस जो पानी में घुल सकते हैं उन्हें बोलते हैं अल्कलाइन, और जो पानी में घुल सकते हैं वही कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो पानी में नहीं घुल सकते तो वो कंडक्ट भी नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी। तो अल्कलाइज ही जो है वो पानी में घुलकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या फिर OH माइनस एक्वस आयन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में मिलाया तो सोडियम के आयन बन गए और OH माइनस आयन बन गए। तो इस तरीके से सारे जो भी हमारे बेस होते हैं वो OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। अब अगर हम अपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखें जिसमें हमारा एसिड और बेस मिला रहे हैं और सॉल्ट और वाटर बन रहा है ना, तो वो कैसे बन रहा है, देखो यहाँ पर ये हमारा हाइड्रो H प्लस आयन है और ये OH आयन है, और इन दोनों से मिलकर सॉल्ट बन गया। इन दोनों से मिलकर क्या बन गया, H और OH मिलकर क्या बन गया, वाटर। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि हमारे जो ये दोनों आयन्स जब मिल गए तो वो क्या बन गए, वाटर, है ना। तो ये भी आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद देखते हैं, अगर हम एसिड जो है में पानी मिला रहे तो हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, हमें जो है एसिड टू वाटर मिलाना चाहिए, पानी में एसिड मिलाना चाहिए, ना कि एसिड में वाटर मिलाना चाहिए। हमें क्या मिलाना चाहिए, ऑलवेज एसिड टू वाटर, हमें पानी के अंदर एसिड मिलाना चाहिए और धीरे धीरे हिलाते हुए, ठीक है, धीरे धीरे हिलाते हुए। क्यों? क्योंकि जब हमें पता ही है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर हम एसिड में वाटर मिलाएंगे तो ये क्या होगा, एकदम से हीट प्रोड्यूस होगी और एकदम से सब कुछ स्प्लैश आउट हो जाएगा और सब जल जाएगा। इससे हमारा जो ग्लास कंटेनर है वो भी क्रैक हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना है, पानी में एसिड मिलाना चाहिए, एसिड टू वाटर, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, वाटर में एसिड मिलाना चाहिए, ना कि एसिड में वाटर, ठीक है। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू एन एसिड और बेस टू डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन और OH माइनस आयन इज कॉल्ड डाइल्यूशन। मतलब अगर हम किसी भी पानी में एसिड और बेस मिलाते चले जाते हैं तो उससे धीरे धीरे जो उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है, इन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाती है। हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है, इसे बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब एसिड में पानी मिलाते जाओ, जितना पानी मिलाते चले गए वो कितना होता चला गया, वो डाइल्यूट होता चला गया, ठीक है। अगर ज्यादा कम पानी मिला हुआ है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और ज्यादा पानी मिला दिया तो वो डाइल्यूशन होता है, ठीक है। अब हमें अगर ये देखना है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए एक स्केल होता है, स्केल फॉर मेजर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। जो पीएच स्केल क्या होता है, वो हमारी बताता है कि कौन सा हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक। तो यहाँ पर जर्मन का एक वर्ड है पोटेंस, जो पीएच का मतलब, उसका मतलब होता है पावर, ठीक।
तो यहाँ पर पीएच का जो स्केल होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक। अगर हम देखें 0 से 7 तक का जो पीएच स्केल होता है, यहाँ पर ये हमारा पीएच स्केल है, ठीक, यहाँ पर 7 है और ये है 0। 0 से पीछे का जितना भी है ये सब क्या होते हैं, एसिड, ठीक, और ये 7 क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक, और ये 7 के बाद वाले सारे कौन से होते हैं, बेसिक, ठीक। जो 7 के बाद वाले हैं वो सारे 7 to 14 वो सब बेसिक होते हैं और वो अल्कलाइन होने चाहिए, पानी में घुलने चाहिए, ठीक। और न्यूट्रल मतलब कि 7, जो 7 पर आता है जिनका पीएच वो हमारे कैसे हैं, न्यूट्रल है, ना तो वो एसिड है ना वो बेस है, ठीक। और अगर हमारी देखिए एसिड रेन, एसिड रेन जो होती है उसका हमारा पीएच लेवल 5.6 या उससे कम हो सकता है। अगर ये 5.6 से कम हो जाता है तो ये हमारे एक्वाटिक लाइफ के लिए खराब होता है, क्योंकि सीधा पानी कहाँ जाता है, नदियों में जाता है ना, तो वो उससे हमारे जो जानवर हैं उनके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। तो हमारे इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज हो सकते हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूसेस, जो हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं उनका पीएच कितना होता है, 1.2। लेमन जूस का पीएच कितना होता है, मतलब आसपास होता है 2.2। प्योर वाटर का पीएच 7। ब्लड का पीएच 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच, ये क्या है हमारा बेस, क्योंकि यहाँ देखो ये 10 हो गया, 7 से ज्यादा हो गया, है ना, तो ये हमारा जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसका पीएच क्या है, 10। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका पीएच क्या है, 14। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज है, आ सकती हैं आपकी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पीएच कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया डिफरेंट पीएच जो है वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिड का अलग पीएच होता है और बेस का अलग पीएच होता है। तो ये जो पीएच है वो हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी बेस्ट वर्क करती है एट पीएच 7 to 7.8, मतलब अगर इससे ज्यादा अगर पीएच हो जाए या इससे कम पीएच हो जाए तो हमारी बॉडी अफेक्ट करने लगती है, हमें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसके अलावा एसिड रेन, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर रेन का जो पीएच लेवल 5.6 से कम हो जाता है तो ये एक्वाटिक लाइफ को हार्मफुल कर सकती है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को भी डिफरेंट पीएच की सॉइल चाहिए होती है, कुछ प्लांट्स एसिडिक सॉइल में उगते हैं और कुछ बेसिक में, तो इनकी रेंज जो होती है वो 6.5 से 7.5 तक होती है। हमारे स्टमक में भी HCl प्रोड्यूस होता है, वो भी हमारे को प्रॉब्लम दे सकता है अगर ज्यादा हो जाए, तो उसके लिए हमें एंटासिड लेने चाहिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे, जिससे वो एक्सेस एसिड को कम कर सके। अब हमारे टूथ में भी जो है एसिड बनता है, मुंह में हमारे एसिड बनता है, जो अगर 5.5 से कम हो जाए तो उसकी वजह से हमारे टूथ गिर सकते हैं। और ये एसिड बनता क्यों है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो शुगर्स को एसिड में कन्वर्ट कर देता है और जिससे हमारे जो दांत है अगर ज्यादा एसिड हो जाए तो खराब हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें बेसिक टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए ब्रश करते वक्त, ताकि जो है हम अपने दांतों को सही करके रख सकें। अब इसके अलावा हनी भी जैसे जब भी काटती है, स्टिंग करती है, तो हमारे को पेन होता है, तो उसको अगर पेन को खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, बेकिंग सोडा रब करना पड़ता है जिससे वो पेन खत्म हो जाए, एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। जो एसिड हो गया तो उसको बेस से न्यूट्रलाइज करेंगे तो हमारा जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही एक हमारा नेटल वाइल्ड प्लांट है, जब उसके हेयर्स हमारे अगर हाथ पे लग जाते हैं तो एक पेन लगता है, उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। एक दूसरा प्लांट है डॉग प्लांट, उसकी लीफ अगर हम रब कर लेंगे वो हमारे जो रिलीफ कर देगा हमारे पेन को। तो यहाँ पर देखा हमने अलग अलग एसिड्स को कैसे हम बेस के साथ करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारे कुछ नेचुरल ऑकरिंग एसिड्स हैं जो हमारे को नेचर में मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड विनेगर में मिलता है, सिट्रिक एसिड ऑरेंज में, टार्ट्रिक एसिड टैमरिन में। तो ये सारे एसिड आपको इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करने हैं, ये आ सकते हैं, ठीक है, एमसीक्यू में आ जाते हैं, किसी भी टाइप से आ जाते हैं। मैंने एक पेपर में देखा था 5 मार्क का क्वेश्चन आया था सिर्फ मैचिंग करने के लिए और बच्चों ने गलतियां कर दी थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक। इसके बाद कि हमारे जो सॉल्ट है, न्यूट्रलाइजेशन के बाद जब सॉल्ट बना, कोई सॉल्ट बना, तो वो सॉल्ट एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा या बेस होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, तो वो किस पर डिपेंड करता है, हमारे स्ट्रॉन्गनेस ऑफ एसिड और स्ट्रॉन्गनेस ऑफ बेस पर। अगर हमारे दोनों ही एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो वो कैसा सॉल्ट बनाएंगे, वो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और अगर हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमारा बेसिक सॉल्ट बनेगा।
अब ये तो आपको बताइए, बच्चे कहेंगे कि कॉमन सॉल्ट तो NaCl होता है हमारा, जो सी वाटर से मिलता है। इसके अलावा और भी सॉल्ट होते हैं ना। जो सी और वाटर वाला सॉल्ट होता है, जो खाने वाला सॉल्ट होता है, वो तो न्यूट्रल होता है। और जो हमारे जो केमिकल रिएक्शन से जो सॉल्ट बनते हैं वो एसिडिक और बेसिक सॉल्ट हो सकते हैं। ठीक, वो किस पर डिपेंड करेगा? हमारे स्ट्रॉन्गनेस पर। जो भी चीज स्ट्रांग होगी, बेस स्ट्रांग होगा तो हमारा बेसिक सॉल्ट होगा, और अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो एसिडिक सॉल्ट होगा। तो हमारा जो मेन कॉमन सॉल्ट है NaCl, वो हमें कहाँ मिलता है? सी वाटर से, हमें पता ही है। ठीक है ना। इसके अलावा सी वाटर में बहुत सारे लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं सॉलिड सॉल्ट के, जो जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट। और ये रॉक सॉल्ट जो होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं। और ये मिलते कहाँ हैं? ये जो है बहुत पुराने जो सीज हैं वो सूख गए हैं, और वो सूखने के बाद ये रॉक सॉल्ट बन गए। और इनको कैसे माइन किया जाता है? इनको कोल की तरह, जो जो कोयले को नीचे से निकाला जाता है, इसी तरीके से इन रॉक सॉल्ट को भी निकाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सॉल्ट है, जो केमिकल सॉल्ट हैं, जो हमारे NaCl से भी कुछ सॉल्ट बनते हैं, वो जो है सॉल्ट जो है उनका क्या यूज है? अभी तक हमने पढ़ लिया हमारे को सोडियम क्लोराइड कहाँ से मिलता है? सी वाटर से। अब ये सोडियम क्लोराइड हमारे खाने में तो यूज होता ही है, इसके अलावा इसके और भी यूजेस होते हैं। वो और भी चीजें बनाने में यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, बेकिंग सोडा बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? नमक के पानी का एक घोल बनाना होगा, जिसे हम कहते हैं ब्राइन। उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस पूरे प्रोसेस को हम फ्लोर अल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। तो फ्लोर अल्कलाई प्रोसेस क्या है? जिसमें हम सोडियम क्लोराइड के जो घोल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, उसे हम फ्लोर अल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। ठीक, इसमें हमारा जो सोडियम क्लोराइड है उसमें वाटर मिलाया और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो हमारे 3 प्रोडक्ट बने। पहला हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो 2 रॉड्स होती हैं, एक होती है हमारी एनोड और एक होती है कैथोड। जो एनोड होती है उस पर क्लोरीन गैस बनती है, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर बनती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये 3 प्रोडक्ट कौन से बनते हैं और कहाँ कहाँ बनते हैं, ये सब पूछा जाता है। ठीक, अब ये तीनों प्रोडक्ट के अलग अलग यूज है, और ये तीनों ही प्रोडक्ट हमारे ये सारी चीजें बनाने में यूज होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोरीन। जो हमारी क्लोरीन एनोड पर बनी, इसका यूज हम वाटर प्योरिफिकेशन में करते हैं, पानी को साफ करने में, प्लास्टिक बनाने में, डिसइंफेक्टेंट बनाने में। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। हाइड्रोजन हम ट्यूब में यूज करते हैं अमोनिया बनाने में। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम सोप, डिटर्जेंट, पेपर और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में यूज करते हैं। अब दूसरा प्रोडक्ट ये बाद में पढ़ते हैं, पहले दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर अभी मैंने पढ़ाया यहाँ पर। ब्लीचिंग पाउडर किसका यूज करके? क्लोरीन का यूज करके, जो हमारा इस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के प्रोसेस में ये बना है क्लोरीन गैस, इसका यूज करके हम जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। इसका यूज हम किसके साथ करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन गैस का यूज कराकर हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका यूज कहाँ होता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, कॉटन और लिनन की ब्लीचिंग करने में। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? जो व्हाइटनेस देना, जो हमारे क्लोथ हैं उसको और ज्यादा शाइनी बनाना, ठीक है, उनकी येलोनेस खत्म करना। और इसके अलावा ये वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, वुड पल्प को ब्लीच करने में। इसके अलावा जो हमारे कपड़े, धुले हुए कपड़े हैं, उनको ब्लीचिंग करने में भी यूज होता है। अब तीसरा प्रोडक्ट हमारा जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी बनता है हमारे किससे? खाने वाले नमक से, NaCl से। NaCl में वाटर डालो, कार्बन डाइऑक्साइड डालो, और क्या है? अमोनिया। ये क्या है? अमोनिया। अमोनियम को डालकर हम जो है बेकिंग सोडा बना सकते हैं। तो ये हमारा जो है, इसके बाद जब हम इसको मिक्स करेंगे तो हमारी 2 चीजें बनेंगी। एक बनेगा अमोनियम क्लोराइड और एक बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो है वो हमारा बेकिंग सोडा। ठीक, बेकिंग सोडा। अब इस जो हमारा NaHCO3 बना है, जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो इसमें हमारी Na2CO3 और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जब हम इसे गर्म कराते हैं। और जब गर्म कराते हैं तो क्या कहते हैं, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो यही चीज जो है हमारे जो
चीजों को फ्लफीनेस देती है, फ्लफीनेस, पकोड़े जो होते हैं ना फ्लफी कैसे हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, अब इसके अलावा जो ये हमारा बेकिंग सोडा है, इसका यूज हम बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज कर सकते हैं। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, जब हम बेकिंग सोडा में एक माइल्ड एडिबल एसिड डालते हैं, जिसे जैसे कि टार्ट्रिक एसिड डाल सकते हैं, तो हम जब इसको डालते हैं, ये हमारा एक इसमें जो है जब जब बेकिंग पाउडर में, बेकिंग सोडा में हम टार्ट्रिक एसिड डालते हैं, तो जब उसे गर्म कराते हैं तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है, इसी की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, इसी की वजह से हमारी ब्रेड और केक जो है वो फ्लफी हो जाते हैं। जब हम उसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही हमारे जो ब्रेड है, केक है, वो सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं। इसके अलावा हमारा जो बेकिंग सोडा है, इसके और भी यूजेस है। इसको हम एंटासिड में भी यूज करते हैं, और इसके अलावा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में भी यूज करते हैं। अब चौथा प्रोडक्ट हमारा बनता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में ये .10H2O क्या है, ये अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो आप ये पढ़ो कि ये इसका फॉर्मूला होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट .10H2O। अब ये 10H2O क्या है, ये अभी अच्छी तरह से पूरा डिटेल में समझाती हूँ बाद में। इसके बाद ठीक, इसका यूज कहाँ होता है, वॉशिंग सोडा का यूज ये कैसे बनता है हमारा, जब हम उसमें 10 मॉलिक्यूल, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट बना ना, यहाँ पर हमारा सोडियम कार्बोनेट बना है, जब हमने NaS सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कराया, तो हमारा क्या बना, सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम कार्बोनेट बना, इसी के अंदर मैंने 10 मॉलिक्यूल वाटर डाल दिया, तो ये जो है रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं इसे, तो ये जो है हमारा वॉशिंग सोडा बन गया। और ये वॉशिंग सोडा का यूज सोप, ग्लास और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इसके अलावा बोरेक्स बनाने में, बोरेक्स क्या होता है, नालियां खोलने के लिए जो यूज होता है ना, तो उसको बनाने में यूज होता है। इसके अलावा जो हमारा वाटर है, उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हमारा वॉशिंग सोडा यूज होता है। तो यहाँ पर हमने सारे प्रोडक्ट देख लिया हमारे जो सोडियम क्लोराइड से बनते हैं। अब देखते हैं ये जो क्रिस्टलाइजेशन हमने ये .H2O देखा यहाँ पर .10H2O, ये सारी चीजें और अच्छी तरह डिटेल में समझते हैं आगे। अभी हमने बताया कि वाटर, ये जो वॉशिंग सोडा में ये .10H2O क्या है, मैंने आपको बताया था, अभी मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ। तो यहाँ पर ये जो .10H2O क्या है, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी सॉल्ट में केमिकली वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच कर देते हैं, जिसमें हम किसी सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच कर देते हैं, उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसके कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, इसमें हमने .5H2O का, तो ये हमने क्या किया, इसमें 5 पानी के मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ ऐड कर दिए केमिकली। ऐसे ही वॉशिंग सोडा में अभी हमने देखा। ऐसे ही है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट में भी 2 अगर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं, तो एक नई चीज बन जाती है, वो क्या बन जाती है, जिप्सम। क्या बन जाती है, जिप्सम। इसमें जो है ये हमारे को ऐसे तो लगता है कि ये ड्राई है, लेकिन इसके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। अगर इसी जिप्सम को अगर मैं गर्म करूं, अगर मैं ये कॉपर सल्फेट को गर्म करूं, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हट जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल बता रखा है, एक कॉपर सल्फेट जो है हमारा .5H2O है, इसको अगर मैं हीट कराऊं, तो ये कॉपर सल्फेट बन जाएगा, और इसका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हट जाएंगे, तो इसका कलर जो पहले ब्लू कलर का था वो व्हाइट हो जाएगा। जैसे ही वापस अगर मैं इसमें पानी ऐड कर दूं, वापस इसमें वाटर ऐड कर दूं, कितना 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो ऐड कर दूं, तो वापस उसका ब्लू कलर रिटर्न आ जाए। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं, उनके अंदर कुछ वाटर ऐड किया जाता है, उसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, तो इससे इनका कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगी उसमें, तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। अब एक नई चीज देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, हमारे जिप्सम से। जो ये हमारा जिप्सम है, इसको जब हम हीट कराते हैं, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। इसका जो ये फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब उसको थोड़ा थोड़ा उसमें से पानी निकाल दिया गया। पानी निकालने के बाद वो एक चूरा सा बन गया। चूरा मतलब जिससे हम क्या बना सकते हैं, जो हमारा फ्रैक्चर बोन में यूज होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो जब बोन्स हमारी फ्रैक्चर हो जाती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स उस पर
हमारा जो प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, वो इसी चीज का होता है। ठीक, इसके अलावा टॉयज, डेकोरेटिव आइटम्स, और जो हमारी फॉल सीलिंग बनती है, ऊपर छत पर जो क्या कहते हैं पीओपी लगाई जाती है, वॉल्स को स्मूथ करने के लिए जो यूज किया जाता है वो यही होता है। ठीक, तो ये अगर हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस से वापस जिप्सम बनाना चाहते हैं तो इसमें क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे, वापस 1/2 जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें हाफ तो है ही, 2 करने हैं तो ये 1/2 और ऐड कर देंगे, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स और ऐड हो गए, तो फिर हमारा वापस क्या बन गया, जिप्सम। अगर मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर मुझे से वापस जिप्सम लाना है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो वो कैसा हार्ड सब्सटेंस बन जाएगा, जिसे कहते हैं जिप्सम। ठीक, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब यहाँ पर एक चीज पॉइंट है कि यहाँ पर ये जो डॉट 1/2 H2O लिखा है, इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा हुआ, ये आधा मॉलिक्यूल वाटर कहाँ से लाएंगे, आधा मॉलिक्यूल वाटर को इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट के जो है वो इस फॉर्मूला यूनिट के 2 मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, 2 फॉर्मूला यूनिट जुड़े होते हैं, और वो मिलकर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना लेते हैं। यहाँ पर लिखने के लिए तो डॉट 1/2 H2 है, लेकिन ये जो है वो 2 कैल्शियम सल्फेट के फॉर्मूला यूनिट मिलकर एक मॉलिक्यूल वाटर से शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आई? तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।